हेलो एवरीवन। जेएमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हो? आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और यूँ ही आप इस क्लास से जुड़े रहें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आज कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में महादेव वर्मा का जीवन परिचय पर चर्चा करूंगा। ये जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में महादेव वर्मा का जीवन परिचय पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है क्योंकि महादेव वर्मा एक अत्यंत विदुषी और कवियत्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मीरा ने जो कष्ट सहे थे अपने जीवन में, वही कष्ट इन्होंने जो है अपने जीवन में सहे हैं। इन्हें आधुनिक की मीरा के नाम से भी उपाधि दी गई है। आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर करते हैं अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पर, जिससे अधिक से बच्चे जुड़ें और इस सेशंस का लाभ उठाएं और बोर्ड परीक्षा में बेहतर तैयारी कर सकें। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हैं और यूपी बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या यूपी बोर्ड से संबंधित हैं, वो बच्चे जरूर इस चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि इस चैनल पर जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर तैयारी के लिए हमारी टीम के द्वारा इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो उसमें डिसलाइक करें और कमेंट कर दें। ठीक है, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महादेव वर्मा का जीवन परिचय। तो पिछले वर्ष से ही जो है बोर्ड परीक्षा ने महादेव वर्मा से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे हैं और बोर्ड परीक्षा में ये फ्लो चार्ट का चलन जो है हो गया है। पिछले वर्ष से ही जो है यूपी बोर्ड ने फ्लो चार्ट को प्राथमिकता दी है। फ्लो चार्ट क्या होता है ये पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है। फ्लो चार्ट के माध्यम से जो कवि या लेखक होते हैं उनकी समरी होती है, संक्षेप में उनका वर्णन किया जाता है, जिससे जो है जो परीक्षक होता है वो समझ सकता है कि आपके द्वारा लिखा गया विस्तृत जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कितना सटीक हो सकता है, सही हो सकता है। तो जब भी जीवन परिचय लिखें तो इस फ्लो चार्ट को अवश्य बनाएं क्योंकि फ्लो चार्ट को अलग से याद नहीं किया जाता है। जो तुमने जीवन परिचय याद किया उसकी मुख्य बातों को जो है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो है लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। महादेव वर्मा ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ जो बच्चे इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये जीवन परिचय महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो इंटरमीडिएट के भी बच्चे देखें, इसमें देखिए कवित्री या कवि का एक दृष्टि में जीवन परिचय। ठीक है, एक दृष्टि मतलब संक्षिप्त जीवन परिचय, इसको हम संक्षिप्त जीवन परिचय भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से जो है हम जो मुख्य बातें होती हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है नाम, तो नाम में क्या लिखेंगे, जिसका भी जीवन परिचय लिखना उसका नाम। यहाँ का महादेव वर्मा के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर महादेव वर्मा का नाम। पिता का नाम गोविंद साहेब वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और शिक्षा इन्होंने कहाँ तक प्राप्त की है? शिक्षा इन्होंने एमए तक की प्राप्त की है। भाषा और शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा और शैली का प्रयोग किया है? तो इनकी रचनाओं में जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शैली में इन्होंने मुक्तक, गीत काव्य की प्रभावमयी सुव्यवस्थित शैली का प्रयोग किया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें यामा है, दीपशिखा है, निहार है, नीरजा है, सांध्य गीत है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये इनकी एक काव्य रचना है। ठीक है बच्चों, ये इनकी क्या है? काव्य ग्रंथ की रचना है, काव्य कविता की रचना है। और जो अगला पॉइंट आता है निधन या मृत्यु,
तो इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई थी। अब आता है साहित्य में स्थान इनका क्या है, तो ये हेडिंग पड़ेगी अलग से, साहित्य में स्थान। छायावादी युग की महान कवियत्री और आधुनिक युग की मीरा के नाम से इन्हें हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो ये तो था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा जाता है, और इसको संक्षिप्त परिचय लिखने से जो है हमें जो है सर्वाधिक या उत्तम अंक परीक्षा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए संयोज्य जीवन परिचय को लिखने से पहले साइड में इसको जो है टेबल में बना दें अच्छी तरह से, जिससे जो है परीक्षक प्रभावित होगा और तुम्हें अंक अधिक से अधिक अंक देने का प्रयास करेगा। और संयोज्य सुलेख पर विशेष ध्यान दें, जब भी लिखे तो सुलेख पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा ने सुलेख का एक अतिरिक्त नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है। इसलिए जो बच्चे भी लिखे सुलेख पर विशेष ध्यान दें, अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। तो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए जानते हैं विस्तृत जीवन परिचय। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से वो सेशन को शेयर और लाइक करते रहें, और जो बच्चे नए हैं वो सेशन को चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। इसके अलावा जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम से PDF निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को डाउनलोड करके हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं महादेव वर्मा का जीवन परिचय। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद साहेब वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और इनकी माता हेमरानी जो कि साधारण कवियत्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट भक्ति या श्रद्धा रखती थी। इनके जो नाना थे वो ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी उनकी, और इस प्रकार से इनके जो घर का जो माहौल था बहुत ही जो है साहित्य प्रेमी था, रुचिकर था। और इनके नाना और माता के इन गुणों का इन पर यानी महादेव वर्मा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, और मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही जो है इनका विवाह कर दिया गया था। इनका विवाह किसके साथ किया गया था? इनका विवाह जो है स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों जो है इनकी माता का निधन हो गया, और माता का साया सिर से उठ जाने पर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी नहीं रखा। कहने का मतलब है इतनी विषम परिस्थितियां आ गई थी, इतनी विषम कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें अध्ययन में पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि इन्होंने अपने अध्ययन नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए इनको जो है जिस प्रकार से मीरा ने विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा था, इसलिए इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई से इन्हें विशेष रुचि थी, इसलिए इन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। इसीलिए जो है कवियों ने या लेखकों ने, महान विद्वानों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी है, उपाधि दी है, तथा पढ़ने में और अधिक इन्होंने जो है मन लगाया है। फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप जो इन्होंने अध्ययन जारी रखा, तो फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर MA तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इतनी लगन और श्रद्धा के साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रही, यानी प्रधानाचार्य के पद पर जो है इन्होंने कार्य किया है। और सर्वप्रथम जो इनकी रचनाएं थी, इसी समय जो ये अपनी रचनाएं भी, कविताएं भी लिखा करती थी, गद्य की, पद्य की। तो इनकी जो सर्वप्रथम रचना थी, और रचना का नाम था चांद। क्या नाम था बच्चों? चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो रचनाएं थी वो चांद एक पत्रिका थी, इसमें जो है इनकी सर्वप्रथम रचना प्रकाशित हुई। और इसके बाद ये चांद की संपादिका भी रही। बाद में इन्हें जो है चांद का संपादन का कार्यभार सौंपा गया, और इन्हें शेखसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो उसमें जो धनराशि थी वो लोग 500 रुपये थी। इस धनराशि से जो है इनको ये शेखसरिया और मंगला प्रसाद नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें जो है पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। जो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया।
और सन 1983 में महादेवी वर्मा जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लें, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं और जो हाई स्कूल के हैं उनके लिए तो जरूरी है ही। और जहाँ पर भी कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी जहाँ पे आती है और रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा की किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो वो पुस्तक कौन सी, वो रचना कौन सी इनकी, वो रचना इनकी है यामा। यामा ग्रंथ पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अथवा प्रश्न दूसरे तरह से पूछा जाता है कि यामा कृति पर जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हमारा उत्तर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जिस पर जो है इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, इसी वर्ष क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन्हें 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इनकी साहित्य सेवाओं का सम्मान किया है। इन्होंने जो साहित्य सेवा की है, विभिन्न कष्टों और परेशानियों को झेलकर जो साहित्य की साधना की है, साहित्य की उन्नति की है, उससे जो है भारत सरकार प्रभावित हुई और भारत सरकार ने इनको भारत भारती पुरस्कार दिया, जिसमें लगभग 1 लाख की राशि दी जाती है और इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही कर्मठ जुझारू कवियत्री थी और अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली महान कवियत्री महादेवी वर्मा का मृत्यु जो है सन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। तो 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा का निधन हो गया। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जो जीवन था बहुत ही कष्ट में था, बहुत ही संघर्षों से घिरा हुआ था, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी महादेवी ने हार नहीं मानी और जो है जो हिंदी साहित्य की सेवा की और उस श्रृंखला को प्राप्त किया जहाँ तक जो है उन्होंने चाहा था। तो आइए अब देखते हैं, ये तो था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी इसमें ये भी पूछा था कि किसी एक रचना का नाम लिखिए, इनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो एक रचना पूछी जाती है, लेकिन आपको ये सभी रचनाएं याद करनी है क्योंकि जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से रचनाएं पूछी जाती हैं। इसलिए आपको एक रचना याद ना करके इनकी सभी रचनाओं को याद करने हैं ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अधिकतम और सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकें और अन्य से बेहतर हो सकें। तो इसलिए आपको सभी रचनाएं याद करनी है। आइए देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनमें पहला आता है काव्य ग्रंथ, यानी कविताएं इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं। इसमें आता है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा और यामा। इसके अलावा इन्होंने गद्य की रचनाएं भी लिखी है। गद्य में विभिन्न विधाओं पर इन्होंने रचना लिखी हैं। इसमें अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं और पथ के साथी हैं। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इन रचनाओं को भी ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी तरह से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन रचनाओं को ध्यान में रखना। और इसके बाद यामा, जो कि पहले ही बताया चुका है, यामा नाम से आपके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ और संदनी और आधुनिक कवि भी आपके गीतों के संग्रह हैं। यानी यामा तो है ही, इसके अलावा संदनी भी है, और आधुनिक कवि, ये गीतों के संग्रह हैं। इनके माध्यम इनकी रचनाएं जो हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो आज का सेशन जो है समाप्त हो जाता है। सेशन कैसा लगा है बच्चों, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण यूपी क्लास की, यूपी बोर्ड की महत्वपूर्ण जो हाई स्कूल है, इसकी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और अगले पद में जो है, अगले हम वीडियोज में जो हैं आपको इनकी जो कविताएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं उनको लाएंगे। तो अभी तो हम सीरियल से जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं और जीवन परिचय पढ़ाने के बाद बीच बीच में किसी जो पहला पाठ दिया गया है जिसके कवि सूरदास जी हैं, उनके पदों को पहले हम पढ़ाएंगे। तो जो बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है सूरदास के पदों का, वो उस वीडियो को भी देख लें, या जितने भी वीडियो आ चुके हैं आप उन वीडियो को जरूर देखें। और
हिंदी कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी की जो प्ले लिस्ट है उसको प्राप्त करने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अथवा हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पर प्ले लिस्ट ऑप्शन होगा, उसमें जाकर आप कक्षा 10 की हिंदी के जहाँ पर लिखी होगी उसी पर क्लिक करें तो वहाँ पर हिंदी के सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे और उन सभी वीडियो को वॉच करके आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इसी तरह से हर क्लास की और हर विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप जो भी वीडियो आपका मिस हो गया प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप क्रम से देख सकते हैं। तो सेशन को आज यहीं तक समाप्त करते हैं, और सेशन कैसा लगा इसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।